द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ महाराष्ट्र के हिल स्टेशन इगतपुरी से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर शिव आनंद कानवी। प्रोफेसर साहब का ताल्लुक कर्नाटका से है, ये वहीं पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपनी तालीम आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई और फिर अमेरिका से हासिल की। प्रोफेसर साहब, आज हम पारसियों के बारे में बात करेंगे और पारसीज में शायद सबसे प्रोमिनेंट फैमिली है टाटा फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट विद द पारसीज। इस वक्त कहा जाता है कि इंडिया में शायद 70,000 के करीब पारसी हैं और वो बहुत ही, दे आर द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया, यानी 0.006% पारसी हैं इंडिया में। जी। और पाकिस्तान में पारसी हैं कोई 1,000 के करीब, अमेरिका में 14,000 हैं और ईरान में कहा जाता है कि 15,000 से 25,000 तक पारसी हैं। तो दे आर अ डिमिनिशिंग कम्युनिटी, इफ आई मे से सो। तो आप क्या कहेंगे पारसीज के बारे में बिफोर वी मूव टू द टाटा फैमिली? जी, उसके पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, उर्दू तो बहुत ही दूर है, तो इसलिए probably I'll be talking in English, probably mostly in English and little bit Hindi, Hindustani in between. Thank you very much for inviting me for this discussion about various Indian affairs. And I really appreciate the work you are doing of trying to bridge the intelligentsia of Pakistan and India. And since we cannot physically visit each other and learn about each other, you have found a good way of communicating using internet. Thank you. I welcome this initiative. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उसमें आप ये करें कि आप बेशक हिंदी बोल लें, उसमें इंग्लिश के जी वर्ड्स यूज कर लें, जी तो वो ज्यादा लोगों को समझ आएगी। तो मैं ये बताता चलूं कि आप इनिशियली आप थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, फिर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हुए, फिर जर्नलिस्ट हुए, अब फिर आप एक एकेडमिक हैं और अभी भी आप जो है रिटायरमेंट के बाद बेंगलोर जाते हैं और वहां पढ़ाते हैं। तो बड़ा आपका ट्रूली चेकर्ड करियर है। जी जी जी। और तो बीच यू में यू 10 आर अ साल मैन ऑफ, मैंने आईटी में भी काम किया। जी, सो यू रियली हैड अ चेकर्ड करियर। और मैं क्या कहूं, यू आर अ मैन ऑफ ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स, ग्रेट इंटरेस्ट्स, एक्लेक्टिक जिनको कहते हैं ना, यस यस। इक्लेक्टिकल इंटरेस्ट्स हैं आपके। तो यू आर सो नॉलेजेबल अबाउट इंडियाज डेवलपमेंट, इंडियाज यू नो बिग फैमिलीज, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा कि आज हम पारसी से शुरू करें जी एंड देन वी विल डिस्कस अदर फैमिलीज एंड अदर डेवलपमेंट्स, जी एजुकेशन फॉर एग्जांपल इन इंडिया, उस पर जी भी बात करेंगे। जी। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले ही साफ कर दूंगा कि आपको शायद कभी कभी अजीब सा लगेगा मेरा हिंदी, कि दक्षिण भारत के जो भाषाएं हैं, कन्नड़ और कन्नड़ा बोलते हैं, कन्नड़ा, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिल इन तमिलनाडु, Malayalam in Kerala. All these belong to a family of languages which are collectively called Dravidian languages. And in the grammatical structure, we do not have the what is called this gender based things like what we call striling and pulling. Okay, in the sense that we have three genders: female, male, and the neuter. Now, only females, actual females are called are used that thing. So you can ओके। say, and males are addressed in male way, but everything else we never call Gadi as a female and bus as male. We call them all neutral. Okay. ओके। So that enters into our Hindi and whatever other North Indian languages we speak. So people ओके। find, North Indians find it very little amusing, and we find their genders very amusing.
So Okay. anyway, that was just an aside. Acha, the topic which you have chosen, Parsis, is a very fascinating community. As you mentioned, it's a very small community. और आजकल तो पहले वो गुजरात के कोस्ट नवसारी के आसपास वो सब ईरान से आ गए करीब 400-500 साल पहले, और क्योंकि वो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी है, और उन दिनों में उधर उनका बहुत तशद्दुद हो रहा था, तो इसीलिए उसको एस्केप करने के लिए इधर आए, और इधर के जो भी लोकल रियासतें थे उनको वेलकम किया और उनको सेटल करने को दिए. So, but now they don't speak Persian, though they are originally Farsi. So the Farsi has become Parsi now. And they have adopted Gujarati as their mother tongue. And most of them, in fact, the numbers you mentioned, probably most of them are living in Mumbai, and some in Pune, and some still in Gujarat. And the rest are scattered, and of course they have also migrated everywhere. And I've heard some Parsis are living in Karachi too. Now Parsis, तो जो पाकिस्तान में है पारसी, जी उनकी जो नंबर है बहुत छोटा है, शायद 1000 के करीब लोग हैं वो. जी और हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट डॉन के कालम नवीस थे अर्दशेर कावस जी. जी. तो he was probably the most prominent Parsi in Pakistan. जी. I used to follow his writings. He used to be quite a good writer, sober writer. Yeah. And Parsis have accomplishments in almost all fields of intellectual activity, business activity, even in the military, and so on and so forth. The only, I mean, there have been only 2 field marshals in India. The first one was General Cariappa. The second one was General Manekshaw. Yeah. And Manekshaw was a Parsi. And Sam Manekshaw used to be called. Yeah. And the scientist who was a leading scientist in Cambridge, who came back and established the India's nuclear program, even under the British rule, means even before Hiroshima and Nagasaki, he wrote a letter to Mr. J.R.D. Tata, who was the head of Tata Group at that time. And Mr. Tata shared it with Jawaharlal Nehru, and 3 of them decided to establish the first institute, modern institute in India, to study electronics, nuclear physics, mathematics, and so on. So this was in 1944. And that Mr. Homi Jahangir Baba was also a Parsi, the person who established India's nuclear program, and so on. And today, the most one of the world's leading orchestra conductors, in the famous Philharmonic, is Zubin Mehta, and Zubin Mehta is also a Parsi, and I think he has written a book or made a documentary on the Parsi community. So where does he live? He travels around Mumbai, Tel Aviv, London, and he travels continuously. अच्छा. Yeah, he is, and he's been a conductor of many philharmonic. And और बाबा जो है, बाबा जिनकी आपने बात की, वो मेरा ख्याल है एक एयर एक्सीडेंट में मारे गए थे. जी. In a very mysterious accident in the Alps. He was going to a conference in Geneva, and it crashed there near Mont Blanc, and he died in 66, I think. And he was the founder and leader of the India's nuclear program. Alright. और ये भी बताइएगा, और हिंदी में बताइएगा कि क्या पारसियों में वो बाहर शादी नहीं करते, पारसी कम्युनिटी के बाहर, और वो उसका बाइकआउट कर देते हैं अगर कोई पारसी मर्द या औरत जो है वो कम्युनिटी से बाहर शादी करे. जी, तो ये वो थोड़ा on this issue they are very progressive on almost all other fronts, but on this issue of interfaith marriages they are very conservative. So जो भी मतलब पारसी लड़की खासकर अगर बाहर शादी करेगी तो उनके बच्चे पारसी नहीं समझे जाएंगे, ऐसे कुछ उनका ये है. आई एम नॉट वेरी श्योर इट अप्लाइज ओनली टू गर्ल्स और बॉयज को भी ये लागू है, मुझे इतना आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट दिस हैज रिड्यूस. सो
intermarry, if when Parsis intermarry and their children are not considered Parsis, so Parsi in formal sense, Parsi numbers are reducing. Okay. And the other thing is, because of this sort of social restrictions, Parsis, you can say, are forced to intermarry also. Not forced to, but it's a choice. Still, it is a choice. But their children won't remain Parsi. So if they are concerned about that, then they have to marry within Parsi community. And since it's already such a small community, there is a lot of genetic, there is not much genetic diversity. And this has led to, इसके वजह से उनके बच्चे में भी प्रॉब्लम है. बहुत कम बच्चे होते हैं उनका. बहुत सारे सिंगल चाइल्ड फैमिलीज हैं. कई लोगों को बच्चे भी नहीं हैं. और कुछ टाइप के कैंसर्स आर फाउंड वेरी, उनके उस जमात में काफी ज्यादा परसेंटेज है. तो दीज आर द नेगेटिव्स इन दैट कम्युनिटी. बट अदरवाइज इट्स अ वेरी, जो बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है और बहुत उन्होंने हासिल किया है हर फील्ड में. जी. अच्छा, इनमें सबसे अहम जो थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने जमशेदपुर भी कायम किया, जिसको कहते हैं टाटा नगर भी कहते हैं, जो अब झारखंड में है. उसके बारे में बताइएगा. ही डाइड इन 1904. वो पैदा हुए थे 1839 में. तो क्या है उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की डेवलपमेंट में? सी ही स्टार्टेड, वो एक व्यापारी होकर अपना काम शुरू किए अराउंड 1868. लेकिन उनको यूरोप का जो भी तरक्की हो रहा था उससे वो बहुत प्रभावित हुए. यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कल्चर, तो तरीके, खासकर उनके इंडस्ट्री. तो वो सोचते थे कि हिंदुस्तान में ऐसे हम क्यों नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है. और वो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के तहत भी हिंदुस्तान में काफी पैसा था. बहुत बड़े बड़े राइस लोग थे इधर. सिर्फ राजे महाराजे नहीं, बड़े बड़े व्यापारी भी थे. तो उनको लगा हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ब्रेन की भी कोई कमी नहीं है. क्योंकि अगर हम देखा जाए तो मुगल पीरियड में भी और उसके पहले भी, खासकर वेस्ट कोस्ट से, आपका मकरन कोस्ट और हमारा गुजरात के कोस्ट और साउथ में मलबार कोस्ट से बहुत बड़ा सी रूट से व्यापार चलता था. तो और वो पूरा मलय तक जाता था और मलय में चाइनीज ट्रेडर्स आते थे. तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड होता था बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, फिर इंडिया, देन फ्रॉम इंडिया एंड मकरन कोस्ट थ्रू अरब्स एंड समटाइम्स टू यूरोप. और ये इतना रिच ट्रेड रूट था और इसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स थे और वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे. और उन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश किए थे. मतलब उन दिनों में उसको हुंडी सिस्टम बोलते थे, जो आज का बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में हम ड्राफ्ट बोलते हैं. कि वो चिट्ठी लिख के अगर हम बोलेंगे कि ये 10 करोड़ का हुंडी है, तो सिर्फ वो लिख के देंगे और फलाना जगह जाके आप उसको कैश कर सकते हैं. सो वो तभी हो सकता है जब आपका फाइनेंशियल नेटवर्क है. इस तरह का फाइनेंशियल नेटवर्क इंडियन ट्रेडर्स ब्रिटिश आने के पहले पूरा यमन के एक बंदरगाह था एडन करके, वो एडन से लेके मलाका, मतलब सिंगापुर इंडोनेशिया के उधर तक, मलय तक इनका नेटवर्क था. तो हिंदुस्तान जी, उसको उर्दू में अदन कहते हैं. अदन. अच्छा, जी. अच्छा. तो ऐसे इवन इन 15वीं सदी 16वीं सदी में इस तरह के नेटवर्क्स थे. और बताया जाता है कि काफी पहले से भी ट्रेडिंग अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, बहुत साउथ इंडिया से भी हुआ है और ये वेस्ट कोस्ट से भी हुआ है. तो ये ट्रेडिशन था हिंदुस्तान में, बिजनेस करने का, व्यापार करने का ट्रेडिशन था. और हिंदुस्तान काफी, जैसे आप जानते हैं कि एंगस मैडिसन, एक प्रोफेसर इन यूके, डिड अ डिटेल्ड स्टडी कि वर्ल्ड में किस किस सदी में कौन कौन सा कंट्री का कितना कितना जीडीपी था. तो उस स्टडी के मुताबिक देखा जाए तो करीब 1700 टू 1820 तक ऑलमोस्ट इंडिया का जो उस तरह जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का
उस समय वर्ल्ड में ऑलमोस्ट नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन था। 25 to 29% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इस एरिया से आता था, और चाइना का ऑलमोस्ट इक्वल था। तो यूरोप का कुछ भी नहीं था उस समय। बर्तानिया का तो बहुत कम था, करीब 2% से भी कम था शेयर। और जी। जबकि हिंदुस्तान का ये जो सब कॉन्टिनेंट का करीब 25 से 29% तक था। तो मतलब ये पूरा बिजनेस का एक ट्रेडिशन रहा है, नेटवर्क रहा है, तौर तरीके रहे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स रहे हैं, ऑल दैट। तो जब ये अंग्रेज इधर आ गए और इसका फायदा भी उठाए उन्होंने, क्योंकि उनका पहला इंटरेस्ट था कि कैसे ये जो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड है, इसको हम खुद कैप्चर करें। सो पोर्चुगीज वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कैप्चर दैट ट्रेड, ठीक। बिकॉज उस समय इंडोनेशिया से स्पाइसेस जाते थे यूरोप बहुत, जो डच कॉलोनी था। तो पोर्चुगीज वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेड आल्सो। मलबार का इसलिए वो आए, मलबार में पहले आए, केरल में वास्को ड गामा वगैरह। सो उस समय ये भी दाखिल मिले हैं कि वो इस तरह का जो फॉर इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का और बाकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ये सब कई ये कंपनियों को फाइनेंस भी इंडियन सेठों ने किया है उस जमाने में। तो इतने बड़े बड़े सेठ थे, कुछ लोगों को बोलते थे नगर सेठ, कुछ लोगों को बोलते थे जगत सेठ वगैरह। तो ये ट्रेडिशन रहा है। तो जब अंग्रेज आके एक तरफा ये मामला कर दिया, पूरा मोनोपोली ऑफ ट्रेड उनके हाथ में रहा, इंटरनेशनल ट्रेड, और इवन डोमेस्टिक ट्रेड को वो उसके ऊपर बहुत कंट्रोल रखे थे। तो इंडस्ट्री की बात तो दूर ही रहा। तो बट जमशेदजी टाटा वांटेड टू स्टार्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ही हैड ऑलरेडी सीन इनफ ट्रेड। तो वो पहले उन्होंने एक सबसे बड़ा, जब हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो मलमल वगैरह ये बहुत फेमस था, हिंदुस्तान के जो कपड़े थे बहुत फेमस थे, उसको लग्जरी आइटम्स माना जाता था यूरोप में। तो इवन फ्रॉम रोमन एम्पायर ऑनवर्ड्स तो हिंदुस्तान का टेक्सटाइल्स वर फेमस। तो लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आई, फिर बाद में यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गई, तो उधर ये कपड़े का सब मशीन फैक्ट्री में ये तैयार होने लगे, ना कि जुलेहा से, या मतलब जो जिसको हम हाथ माग बोलते हैं। हाथ माग मतलब जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट होते थे, वैसे वो साड़ियाँ, धोती वगैरह वगैरह बनाते थे। तो उसके बदले वो मशीन से बनाने लगे, और उसके वजह से हिंदुस्तान में ये जो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो उसका फैक्ट्री मिल क्लॉथ के मुकाबला नहीं कर पाए, और कई जगह जोर जबरदस्ती भी अंग्रेजों ने किया। लेकिन उससे सिर्फ नाराज होके या गुस्सा होके नहीं बैठे रहे। जमशेदजी जैसे लोग बोलने लगे, क्यों ना हम उनसे सीखे ये नया टेक्नोलॉजी, क्यों ना हम इधर तो हमारा कापूस बहुत कॉटन बहुत अच्छा तरह का कॉटन हम पैदा करते हैं हजारों साल से, तो क्यों ना इस कॉटन को हम एक्सपोर्ट करने के बिना हम क्यों ना इधर ही हम कपड़ा बनाएं। सो जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल हिंदुस्तान में। फिर उसका सक्सेस को देख के बहुत सारे लोग जो इंडिया में खासकर मुंबई, महाराष्ट्र, फिर ये गुजरात, अहमदाबाद, दे बिकेम मेजर सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल्स। बाद में कानपुर और साउथ के कोयम्बतूर, ऐसे जगहों में भी नए नए टेक्सटाइल मिल आ गए। तो वैसे टेक्सटाइल एरिया में जमशेदजी टाटा वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन उसी पे वो रुके नहीं। उन्होंने बोला कि वो काफी ट्रैवल करते थे, पहले चाइना को ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग के लिए, बाद में यूरोप अमेरिका ट्रैवल करने लगे। उधर के इंडस्ट्रियल फेयर्स, इंडस्ट्रियल जो एग्जीबिशंस वो सब अटेंड करते थे, तो उधर का तरक्की देखते थे। तो वो बोलते थे हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसको इंडिया में। तो वो पहला हिंदुस्तान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उनका खुद का पूंजी लगा के बनाए, मुंबई के थोड़ा दूर में, एक 70-80 किलोमीटर दूर में पहाड़े हैं। तो उस पहाड़ों में वो पानी रोककर उधर उससे उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया, और उस पावर को उन्होंने लाइन डाल के 70-80 किलोमीटर लेके आए मुंबई के अंदर,
और मिलों के लिए, फिर पब्लिक के लिए उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो दैट वाज द फर्स्ट सच थिंग। देन ये भी किए उन्होंने कि हिंदुस्तान में जो मुंबई ब्रिटिश आने के पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, जबकि सूरत मुगलों के टाइम से बहुत बड़ी एक बंदरगाह था, ट्रेड होता था। मुंबई वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज। ब्रिटिश इधर आके बैठ गए तो बाद में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ये हो गया, और मुंबई में एक हार्बर भी था, नेचुरल हार्बर, उसको यूज करके उन्होंने ट्रेड करने लगे। तो फिर ये पारसी लोग सब इधर आके बसने लगे, इधर का बहुत जमीनें भी खरीद लिया, व्यापार में भी वो भाग लेने लगे, बहुत एक्टिव हो गए, सिविक अफेयर्स में एक्टिव हो गए। तो जब मुंबई का म्युनिसिपैलिटी बना तो म्युनिसिपैलिटी के अफेयर्स में उन्होंने भाग लेने लगे। इतना ही नहीं, जमशेद जी खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। लेकिन आगे वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट दिए, उसको फंडिंग भी दिए वगैरह। ये 1880s की बात है। मतलब इवन बिफोर फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस he started various such groups. One such group was Ripon Club in 1883. बाद में 1885 में जब ये बन गई, इसका भी उन्होंने पूरा हिमायत की, और उनके क्लोज एसोसिएट थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे लोग पब्लिक अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए। और दादा भाई नौरोजी बाद में लंदन गए, और दादा भाई नौरोजी भी फारसी थे, और वो लंदन गए और लंदन में चुने गए फर्स्ट MP to the House of Commons of Indian origin। ये बिल्कुल सही 19वीं सदी की बात है। जी। और इतना ही नहीं, आपको ताजुब होगा कि ये जमशेद जी के एक क्या बोलते हैं कि बहन का बेटा, नेव्यू, ही वॉज वर्किंग विथ हिम इन एस्टेब्लिशिंग स्टील मिल। क्योंकि स्टील मिल के लिए जमशेद जी बहुत उनको मुसीबतें झेलना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्होंने पूरा जियोलॉजिस्ट को लेके पूरा छानबीन करके किधर आयरन ओर है, किधर कोयला है, कैसे मॉडर्न स्टील बनता है, ये एक उन्होंने ये किया था, सर्वे किया। और इसमें अगर थोड़ा 2 मिनट देंगे तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा कि हिंदुस्तान का स्टील जो है, ये एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत पुराना है, और बोला जाता है एटलीस्ट फ्रॉम 1000 BC इंडिया में आयरन के इस्तेमाल होता था, और उसके टुकड़े और कई वेपन्स या इस तरह की चीजें भी मिले हैं, जिसका पूरा डेटिंग वगैरह हुआ है। 1000 BC से हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में आयरन का इस्तेमाल होता था, तो उनको आयरन कैसे बनाना और को लेके ये टेक्नोलॉजी मालूम था। और ये भी बोला जाता है हिस्टोरियन से कि वन ऑफ द रीजंस सिकंदर वो उधर से झेलम से वो वापस जाना पड़ा, कि नॉट ओनली दैट उसके वो खुद मतलब बहुत ही टायर्ड, सिक, हिज सोल्जर्स वर सिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द अदर रीजन इज टेक्नोलॉजी। कि सिकंदर के जो वेपन्स थे दे वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जबकि इंडिया में जो इस्तेमाल होते थे वो ऑलरेडी स्टील एंड हार्डन्ड आयरन एंड हार्डन्ड आयरन, सम फॉर्म्स ऑफ स्टील। तो इसको देख के वो उसको ताज्जुब हो गया कि ये मटेरियल उसने देखा ही नहीं था, और जाते वक्त उसने, जैसे लोग गिफ्ट्स को लेके जाते हैं, करीब 300 पाउंड इंडियन आयरन का जो उसने लेके गया सिकंदर। सो मतलब ये एटलीस्ट 2000 ईयर्स टू 3000 ईयर्स का हिस्ट्री है इंडिया का आयरन एंड स्टील का। और ये बोला जाता है कि जब इवन टिप्पू सुल्तान के खिलाफ जब लड़ाई हुई अंग्रेजों का, और टिप्पू सुल्तान को उन्होंने मारा, तो वो देखे कि टिप्पू सुल्तान के जो आयुध थे, तो वेपन्स थे, वो उनको वो इतना मजबूत थे कि वो स्पेशल मशीनरी लेके उसको तोड़ने की कोशिश किया, तो खुद मशीनरी टूट गए लेकिन वो वेपन्स टूटे नहीं। और ये बोला जाता है कि इवन इन यूरोप, और जो जेरूसलम के लिए जो लड़ाई हो रहा था, जिसको वो क्रूसेड्स बोलते हैं, वो क्रूसेड्स में भी सबसे व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव गिफ्ट यू कैन गिव टू एनी किंग वाज व्हाट इज कॉल्ड स्वॉर्ड मेड इन डमास्कस।
बट बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके लिए स्टील इधर से हैदराबाद, दक्कन से, कर्नाटका और आंध्र से जाता था वो ओके। स्टील। लेकिन उसका कुछ कारीगरी दमास्कस में होता था, तो लोग सोचते थे ये दमास्कस का स्टील है। ओके, जी। तो इतना बड़ा हिस्ट्री होते हुए भी क्या हुआ कि अंग्रेज जब टिप्पू सुल्तान से लड़े तो उनको दे सॉ दैट ही हैड मच बेटर टेक्नोलॉजी। इवन आप जानते होंगे टिप्पू सुल्तान इवन यूज्ड मिसाइल्स, ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज रॉकेटरी इन अ हम्म। वॉरफेयर। हम्म। एंड ये भी बोला जाता है कि जो कारगिल जो है फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी बोलते हैं, उसने टिप्पू सुल्तान का डिजाइन को लेके उसको इम्प्रूव किया। ओके। ओके, सो और और सर, जमशेद जमशेद जी टाटा जो हैं उनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री। जी 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 और सिर्फ इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने ताज होटल बनाया 1902 में, जी और जिसको कहा जाता था द बेस्ट होटल ईस्ट ऑफ द सुवेज, यानी एशिया का सबसे अच्छा होटल था। जी इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी। ये ही जस्ट क्योंकि वो बहुत सफर करते थे पूरा दुनिया में, और उनके बच्चे ऑलरेडी दे वर हैंडलिंग बिजनेस, सो यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। एंड सो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए या रईस लोगों के लिए अच्छे होटल नहीं हैं, जैसे लंदन में है, न्यूयॉर्क में है वगैरह। तो वो उस तरह का वर्ल्ड क्लास होटल बनाना चाहिए करके बॉम्बे में जो उन्होंने बनाया कि ताज पैलेस होटल, जो फर्स्ट मॉडर्न होटल है। और उसके लिए जो सामान, उसका फिटिंग्स, उसका कर्टन्स, उसका कटलरी, वो पूरा दुनिया में बेस्ट चीज को इकट्ठा करके उस ये होटल बनाए थे। और बहुत उनको फक्र था कि माय होटल इज द बेस्ट, और बेस्ट तरीके से मैनेज भी होना चाहिए, बेस्ट तरीके से बिजनेस भी करना चाहिए, बेस्ट तरीके से मेहमान नवाजी भी होना चाहिए वगैरह वगैरह। So he kept very high standard for that. And always you can say that is one hallmark of this group. You can say in whatever they try to do, they try to be the best. हम्म। And और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक नया मॉडर्न रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। तो वो उन दिनों में 1890s में वो कोशिश करने लगे कि हिंदुस्तान में ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। तो उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो उस समय तो वो बोले कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इंडिया में, हमने रेलवे शुरू किया है, रेलवे का जो वर्कशॉप वगैरह है उतना काफी है। तो आपको पढ़ना है तो आपका जो भी है उनको इंग्लैंड भेजो या अमेरिका भेजो वगैरह। तो लेकिन ये जिद पकड़े जमशेद जी, और कई राजा महाराजा से भी बात किया उन्होंने। इवन स्वामी विवेकानंद जो एक रिलीजियस लीडर थे उस समय के, उनसे भी बात किए एक बार, क्योंकि दोनों मिलके वो अमेरिका जा रहे थे एक ही शिप में। तो उधर वो भी बात हुई, उसका भी डॉक्यूमेंट्स टाटा आर्काइव्स में मिलते हैं। तो बाद में महाराजा ऑफ मैसूर जो थे, वो बेंगलुरु शहर के करीब 1000 से 2000 एकड़ जमीन खुद का उन्होंने ये इंस्टीट्यूट के लिए दान दिया। और ऐसे बन गई 1907, मतलब टाटा खुद गुजर गए 1904 में, लेकिन उनके बच्चे, उनका ड्रीम वही था तो उनके बच्चे ने उसको सफल किया। और 1907-8 में हिंदुस्तान में फर्स्ट मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गई। उस समय उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते थे, आजकल उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं। और आज भी जब इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी का रैंकिंग वगैरह होता है, उसमें सब इंडिया के सब इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। यानी हायर देन आईआईटीज। यस यस यस। अच्छा, इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जी जी उसकी भी प्रोफेसर परवेज हूद भाई बड़ी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जी आईआईटी से भी बेहतर है उसका स्टैंडर्ड। जी जी तो जी उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो तो मुंबई में है ना, मेन जी जी कैंपस जी उसका? जी मुंबई में है। और वो भी एक पारसी साइंटिस्ट था जो मैंने ऑलरेडी उनका जिक्र किया, होमी जहांगीर भाभा। जी। तो वो कैम्ब्रिज में थे।
और बाद में वो अमेरिका में भी आइंस्टाइन वगैरह वो उनके साथ प्रिंसटन वगैरह में सैर करके आ गए। और आने के बाद वो उन्होंने लेटर लिखा 43 44 में। उस समय टाटा ग्रुप के हेड थे JRD टाटा। और JRD मतलब 1927 में वो फ्रांस में थे, फ्रांस में पढ़ाई करते थे, उधर से वापस आके टाटा ग्रुप का हेड बन गए। और 1927 से 1980 तक वो टाटा ग्रुप के हेड थे, JRD टाटा। ये एयर इंडिया वगैरह ये सब उन्होंने शुरू किए, टाटा मोटर्स, ये सब उनके जमाने में ये नए कंपनीज बन गए, एयर इंडिया वगैरह। तो वो JRD टाटा को होमी भाभा ने लेटर लिखा कि हिंदुस्तान में भी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में रिसर्च होनी चाहिए, और हायर मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में होना चाहिए, और नया इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए। उस समय पूरा वर्ल्ड में एक ही कंप्यूटर था, वो भी प्रिंसटन में था, जिसको वो सीक्रेटली यूज कर रहे थे एटम बम बनाने के लिए। लेकिन उसका डिस्कशन उन्होंने सुना था, तो वो बोले कि हिंदुस्तान में भी इसका काम होना चाहिए। ये लेटर उन्होंने JRD टाटा को लिखे, और JRD टाटा वो उस समय जवाहरलाल नेहरू के भी क्लोज फ्रेंड थे, तो उनसे बात किए और तीनों मिलके डिसाइड किए कि अंग्रेजों के जमाने में ही उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1944-45 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो शुरुआत में पूरा टाटाज ने उसका मदद किया पूरा, और ऑफ कोर्स मुंबई सरकार, और देन लेटर फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद भारत का सरकार उसको अपने ताबे में लिया। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सो और ऑन। प्रोफेसर साहब, ये जो टाटा ग्रुप है कंग्लोमरेट, इट इज द लार्जेस्ट कंग्लोमरेट इन इंडिया, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं आता कि जो इसके इस वक्त जो हेड हैं फैमिली के, कह लीजिए रतन टाटा, तो वो जो हैं, ही वाज बोर्न इन 1937, कॉर्नेल में उन्होंने एजुकेशन हासिल की। तो वो उनका कहीं नाम नहीं आता टॉप बिलियनियर्स में। और जो मैंने सुना है कि ही लिव्स वेरी फ्रूगली, बहुत ही किफायत शारी के साथ, खर्चा नहीं करते ज्यादा अपनी जात पे, वो रहते हैं। और एक ट्रस्ट बना हुआ है एक्चुअली, तो उस ट्रस्ट के बारे में हमें बताइएगा। उसकी बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज हैं। जी, ये एक बहुत एडवांस्ड यू कैन से थिंकिंग था टाटा फैमिली में, कि जब जमशेदजी टाटा गुजर गए तो कई उनके जो शेयर्स वगैरह संपत्ति था उन्होंने ट्रस्ट बनाया। फिर उनके बच्चे थे रतन टाटा और दोराबजी टाटा, तो उन्होंने भी उनके जमाने में टाटा स्टील फाइनली, दोराबजी रतन जी के टाइम में टाटा स्टील का ये हो गया। और इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थापना हो गया, ये सब हो गया, ये नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब बच्चों ने किया। तो जब वो गुजरे तो उन्होंने भी अपना दौलत को एक ट्रस्ट में रखे। सो दोरबजी टाटा ट्रस्ट, रतन जी टाटा ट्रस्ट, जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, ये सब हैं। तो वो क्या किए कि पूरा जो उनके कंट्रोल में जो भी कंपनीज थे, वो अभी 100 से भी ज्यादा हैं। उन दिनों में जितने भी थे उसका सब शेयर्स इन ट्रस्ट ओन करते हैं। सो टाटा सन्स इज द होल्डिंग कंपनी विच इज अ प्राइवेट group, private holding company, private limited, which controls the entire Tata empire of more than 100 companies, which includes the Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy, Taj Hotels वगैरह वगैरह, about 100 companies। और ये ऑपरेट करते हैं 150 कंट्रीज में। जी मैंने खुद जी भी जी वहां पे, मैं हैरान हुआ था टोरंटो में जब देखा, एक जी ऊंची सी बिल्डिंग थी जिसपे लिखा हुआ था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी आई जी वाज रियली अमेज्ड। जी जी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज टुडे द लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड। और उसमें 6.5 लाख इंजीनियर काम करते हैं सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी में। और ये इसका आपका सुनने वाले को पाकिस्तान में ये सुनकर आपको शायद ताज्जुब लगेगा कि एक समय था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशंस थोड़ा बेहतर हो गए थे मुशर्रफ के ज़माने में। उस समय इंडियन IT इंडस्ट्री, पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री का काफ़ी मीटिंग्स हुए,
और टाटा कंसल्टेंसी के भी और दूसरे कंपनियों के हेड्स भी विजिट किए पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, तो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट आया टाटास को कि आप क्यों ना हमारे साथ कुछ जॉइंट काम किए। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग करने के लिए एक जॉइंट वेंचर भी एस्टेब्लिश किए थे पाकिस्तान में। तो एक पार्टनरशिप के मुताबिक 2006-7 में, क्योंकि उस समय मैं टीसीएस में काम करता था और मुझे मेरे करीब के 2 कलीग्स रेगुलरली पाकिस्तान जाके इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काम कर रहे थे। लेकिन ये इट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि बाद में ये चली नहीं, क्योंकि वो खुद जो पार्टनर था, पाकिस्तानी पार्टनर, उसको जब मुशर्रफ का जमाना गया, जो नया ये आ गया 2008-7-8 के बाद, वो पार्टनर को ही तंग करने लगे। वो बोला जाता है कि आईएसआई वगैरह उसको तंग करने लगे, तो वो खुद रिक्वेस्ट किया कि भाई ये इसको हम डिसॉल्व करेंगे। नहीं तो काफी इंटरेस्ट था पाकिस्तान में इंडियन आईटी इंडस्ट्री से सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए टुगेदर। एनीवे, सो कमिंग बैक टू टाटास, और एक हाँ, ये जो ट्रस्ट की बात मैं कर रहा था कि ये ट्रस्ट आजकल द एंटायर टाटा एम्पायर यू कैन से इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय दिस ट्रस्ट। More than 67% of the ownership of this Tata Sons is held by the Tata Trust। और टाटा ट्रस्ट को जो भी डिविडेंड वगैरह मिलता है वो उसको वो सोशल वर्क में, अलग अलग एजुकेशन में, हेल्थ में, या पहाड़ी एरियाज में लोगों का डेवलपमेंट के लिए, कि या जो कबायली इलाका है इंडिया में उनका कबायली जमातों का ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए वगैरह वगैरह, काफी थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय दिस टाटा ट्रस्ट। सो इन वन सेंस आजकल वेस्टर्न, खासकर अमेरिका में ये बोला जाता है कि आप पहले बिलियनियर बनो, फिर बाद में कुछ मिलियन आप फिलैंथ्रोपी में स्पेंड करो, को आप ट्रस्ट बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन है, वॉरेन बफेट वगैरह वगैरह। ओके, तो ये चीज उन्होंने 100 साल पहले ही कर दिया। तो 100 साल पहले ही ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो गए और पूरा एक्चुअली, सो यू कैन से एनी एनी, सो दैट इज द रीजन चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, इवन दो मिस्टर रतन टाटा थे काफी साल तक, 1980 से लेके 2017 तक वो थे, इन बिटवीन और एक दो भी थे, तो लेकिन बेसिकली रतन टाटा वाज लीडिंग दैट। लेकिन वो खुद, उनके पास वो दौलत उनका पर्सनल दौलत नहीं है, ही एक्टेड एज एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए जब फोर्ब्स वगैरह मैगजीन्स बिलियनर्स का लिस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 100 to 120 इंडियन जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका नाम उसमें आ जाता है बिलियनर्स करके, लेकिन रतन टाटा का या कोई टाटा का उसमें नाम नहीं आता है, जबकि वो टाटा ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप, इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। तो इन्होंने कोई हॉस्पिटल वगैरह भी बनाया है क्या? जी जी जी, इनफैक्ट वो शुरू हुआ, वन ऑफ द फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया was started by Tatas. It is called Tata Memorial Cancer Hospital, इस मुंबई में है। और आजकल उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए हैं, और दिस इज फुल्ली फंडेड। मोस्ट मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उस उधर होता है कैंसर के बारे में, एंड बेस्ट कैंसर डॉक्टर्स आर देयर, एंड इट्स लिटरली, you know, it works almost like a, today it is like a public hospital. So not very expensive for the poor patients. Not at all, not at all. They are treated like a public hospital. Okay. जी। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल शहर है जमशेदपुर, लेकिन इसके बावजूद 2020 में इट वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। जी जी, इट्स मैं उसको विजिट किया पहले बार 2000 में। 2000 में पहली बार मैं जमशेदपुर का स्टील, उस समय मैं बिजनेस इंडिया, एक लीडिंग बिजनेस मैगजीन है इंडिया का, उसका एग्जीक्यूटिव एडिटर था। तो काफ़ी कंपनीज के बारे में मैं लिखता था, विजिट करता था वगैरह, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो उस समय मैं टाटा स्टील के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैं जमशेदपुर विजिट किया
और मैंने देखा कि इतना सुंदर है, गार्डन्स, पार्क्स, लाइटिंग, स्वच्छ है, स्कूल्स, कॉलेजेस सब है, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, हॉकी है, वगैरह वगैरह। और काफी उधर के आसपास कबायली इलाका है, तो पूरा संताल एरिया है वो, ट्राइबल एरिया। तो उनके बच्चों को भी मतलब स्पोर्ट्स में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो और उनका छोटा सा इवन एयरपोर्ट भी है, ये टाटा स्टील मिल का। तो उस समय मुझे पता चला कि दैट एंटायर सिटी इज रन नॉट बाय गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी बट बाय टाटास. It is the only city in India which is actually run by a private sector company. एंड मैं उस सर बात कर रहा था कुछ लोगों से कि आसपास, क्योंकि वो एरिया में कुछ हद तक इट्स आल्सो सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पॉवर्टी। सो उतना पुअर एंड बैकवर्ड इलाके में इतना फर्स्ट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का कंपनी एंड फर्स्ट वर्ल्ड का लिविंग कंडीशंस, ये कैसे होता है? तो वो कम से कम just Tata Steel spends more than 100 crore rupees per year, Indian rupees, on tribal development there. And मैंने सुना कि आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी चाहते हैं कि इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ जाए ताकि उनको भी अच्छा सर्विसेज मिले। ओके अच्छा, रतन टाटा जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, अमेरिका में पढ़ते रहे, और मैंने ये भी अभी पढ़ा कि वो किसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, और फिर चाइना और इंडिया की जंग हो गई 1962 की, तो उस लड़की के पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी लड़की को इंडिया मूव करने की। तो उससे वो इतने डिसहार्ट हुए कि उन्होंने फिर शादी ही नहीं की। और आपने तो उनका इंटरव्यू भी किया है, तो वो शायद पर्सनल इश्यूज को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते इंटरव्यूज में। तो एनी फाइनल थॉट्स? नहीं, आई मीन ये तो ऐसे मीडिया में दिस टाइप ऑफ स्टोरीज आर गोइंग अराउंड रिसेंटली. He is a very shy person. Definitely, he doesn't discuss personal matters. And जब भी मैं मिला हूँ वो as a business journalist, we discuss business. And I found him a very transparent person. And बहुत कम बात करते हैं लेकिन मतलब की बात करते हैं. कोई एरोगेंस नहीं है. जबकि मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि वो टाटा स्टील के बारे में ही मैं जब स्टोरी लिख रहा था, सो आई वांटेड टू मीट हिम बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील एंड ही स्टार्टेड हिज करियर इन टाटास आल्सो फ्रॉम टाटा स्टील इन 1960s व्हेन ही केम बैक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसीलिए मैं उस समय कुछ मीडिया में स्टोरीज फैल रहे थे जो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के स्टोरीज आ रहे थे ऑन टाटा स्टील. ओके, जबकि मेरा रिसर्च के मुताबिक वो ठीक नहीं था. ओके, तो व्हेन आई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनड हिम ऑन दैट, ही एग्रीड विथ मी. ही डिडंट ट्राई टू कवर इट अप. Okay, he very frankly said, yes, what you're saying is right. I also told the executives to do fresh calculations and show me the figures and so on and so forth. And दूसरी बात ये है, anyway, about Tata Steel, which at one time was today TCS is considered the jewel in the crown of Tatas, because 70 to 80% of the wealth of Tatas is now actually due to TCS. But at one time Tata Steel was the king of the Tata group. So at that time उन्होंने पूरा लेबर का रिफॉर्म्स किए, and it was the first company in India and probably in the world to implement 8 hours day and various other labor reforms also. All right. So thank you very much, sir. You're welcome.